तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सबसे मूल बात क्या होती है? अपना नेशनल इंटरेस्ट। आप उन्हीं देशों के साथ अच्छे संबंध रखोगे जिससे आपका क्या है, नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज चाइना के साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है या चाइना के साथ का इंडिया से नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एक मिनट भी हेजिटेट नहीं होगा वॉर स्टार्ट करने में। इज दैट क्लियर? तो नेशनल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग किस चीज को वैल्यू देते हैं? नेशनल बाउंड्रीज को। जो आपकी सीमाएं हैं इसको सबसे ज्यादा वैल्यू हम लोग देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग वैल्यू देते हैं सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को। इसके बाद तीसरे नंबर पे वैल्यू देते हैं पीपल, यानी कि वहां सिटीजन्स को। अब सिटीजन के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर देश के अंदर विद इन द बाउंड्री हम सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि बाहर देशों में जो फंसे हुए लोग होते हैं उनको भी निकालने के लिए हम लोग कई ऑपरेशन चलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑपरेशन गंगा। कहां से था ये ऑपरेशन गंगा? कहां से हम लोग लेके आए? यूक्रेन से। ऑपरेशन दोस्त में हम लोग जनरली टर्की की मदद कर रहे हैं। ठीक है, मैं रिसेंट की बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे चलाए हुए हैं। आपके देख तो पिक्चर भी बनी हुई है एयरलिफ्ट पर। हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइज है वो, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। इसके अलावा हम लोग क्या करना चाहते हैं? एक, हम लोग अपनी बाउंड्री बचाना चाहते हैं, मतलब नेशनल टेरिटरी बचाना चाहते हैं। दूसरा, हम लोग सॉवरेनिटी अपने प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तीसरा, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, चाहे विद इन द बाउंड्री हो, यानी कि अपने देश के अंदर कहीं हो, या फिर देश के बाहर में जो हम लोग के सिटीजन फंसे हुए होते हैं। इसके अलावा आप क्या करना चाहते हो ये बताइए? ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक अपना रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं। देखा होगा इंडिया बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, करते हैं। इंडिया क्या, सारे देश करते हैं ताकि उनका क्या हो, व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके अलावा क्या है, हम लोग कल्चरल टाई को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखा होगा कि जापान के साथ हम लोग बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपके साउथ एशियन कंट्री के साथ बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, करते हैं ना। हम लोग ने बुद्धा सर्किट बनाए हैं ना आखिरकार। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, अपना कल्चरल टाई, हिस्टोरिकल टाइज, इसको मजबूत करते हैं। और इन्हीं सब में क्या है, हम लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है। अब इंटरनेशनल रिलेशन दो चीजों पे चलते हैं, एक होता है आइडियलिज्म और दूसरा होता है रियलिज्म। आइडियलिज्म, बात सुन के ही कैसा लग रहा है आपको? आइडियलिज्म सुन के ही कुछ आइडियल होगा, ऐसे पढ़ा है ना साइंस में, आइडियल गैस कहता है सपोज करो कि ऐसा होना चाहिए, मतलब सब अच्छा होना चाहिए, हम लोगों को पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, पाकिस्तान हमारा भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई है, जो कि शुरू में हम लोग की कैसी पॉलिसी थी, रियलिज्म पर थी इंडिया की। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण। लेकिन हुआ क्या, 1962 वॉर, हार गया था वो अलग बात है, लेकिन वॉर तो हुई ना। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया किस पे शिफ्ट किया था, रियलिज्म पर। रियलिज्म कहने का मतलब है कि रियल सिचुएशन को देखो, अगर वॉर करनी होगी तो वॉर करेंगे, क्लियर। अच्छा संबंध रखना होगा तो अच्छा संबंध रखेंगे, जहां कॉम्प्रोमाइज करना होगा वहां पे कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, क्लियर। आप जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आइडियलिज्म का एग्जांपल लेते हैं, पुलवामा अटैक हुआ हम लोगों का, उसके बाद इंडिया ने क्या किया था, रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया था, एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी वाया एयरफोर्स। अगर रियलिज्म पे चलते तो हम लोग क्या करते, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध, तो बातचीत करते हैं और निगोशिएट करते हैं, ये तो करते हैं ना। पर रियलिज्म में क्या किया हम लोगों ने, सीधे जाके एयर स्ट्राइक की, रिटेलिएट किया, पावर को शो किया अपने, क्लियर।
अब जहां पे बात आती है पावर की, क्लियर, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से डरे क्यों? एक कंट्री दूसरी कंट्री से डरे क्यों? पावर के दम पर। अब ये पावर हो सकती है आपकी इकोनॉमिकल पावर भी हो सकती है, आपकी मिलिट्री पावर भी हो सकती है, क्लियर। तो पावर को अगर हम लोग IR में डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज हार्ड पावर और सेकेंड इज सॉफ्ट पावर, जिसे हार्ड पावर डिप्लोमेसी भी कहते हैं और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी कहते हैं। तो बस मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हार्ड पावर एंड सेकेंड इज सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूं, रशिया यूक्रेन का। हाँ, रशिया यूक्रेन का पहला वॉर। आप किसी कंट्री पे मिलिट्री लेके पूरी चढ़ाई कर दे, सेना लेके चढ़ाई कर दे, यानी कि उसके साथ क्या करना है, आपको वॉर स्टार्ट कर देनी है। तो ये क्या हो गई आपकी हार्ड पावर। उसके बाद जो हम लोग सैंक्शन लगा देते हैं वो क्या हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए हार्ड पावर हो गई, क्लियर। हार्ड पावर यानी कि उस देश के साथ बहुत हार्ड हो जाना, कड़क हो जाना, क्लियर। तो एक तरीके से आपने बलपूर्वक उस कंट्री को क्या कर देना है, झुका देना है, क्लियर। जो इंडिया चाइना का वॉर था 1962 हार्ड पावर में आ सकता है क्योंकि वो वॉर है। 1962 की वॉर करें या फिर 1971 की वॉर की बात करें, ये सब क्या है, वॉर है, लड़ाई है, ताकत पे किसी कंट्री को झुका दिया है, वो क्या है आपकी हार्ड पावर में आता है। नाउ सॉफ्ट पावर, जिसमें आ जाता है पीपल टू पीपल कनेक्शन। वैसे तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन भी होता है, लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्शन इसे याद करने में इजी होगा। जैसे फिल्म का हम लोग सहारा ले सकते हैं, वहां के एक्टर्स आके हमारी पिक्चर में काम करें, हमारे लोग वहां जाके काम करें। जैसे कोरियन आपके सीरियल बहुत फेमस है, जापानीज कार्टून बहुत फेमस है, इंडियन मूवी देखी जाती है, इवन दंगल मूवी आपकी पीपल टू पीपल रिलेशन होता है, ठीक है, जहां पे लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर, अब पिक्चर कौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं, नहीं, इंडियन ऑफिसर कह सकते हैं कि चलो चाइना वाला तुम लोग दंगल मूवी देखो आज, फिर हम लोग बॉर्डर पे दंगल करेंगे, नहीं कहेंगे ना। लोग अपने मन से जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, देखते हैं। ब्रूसली चाइना का इंडिया में भी जानते हैं लोग उसको। पाकिस्तानी सीरियल इंडिया में देखते हैं, भले बॉर्डर में हम लोग वो करें, जंग करें, लेकिन हो क्या रहा है, पीपल टू पीपल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के टीवी सीरियल देख रहे हैं, वो हमारे यहाँ के गाने सुन रहे हैं, हमारे यहाँ के पिक्चर देख रहे हैं, हम उनके यहाँ के सीरियल्स देख रहे हैं, क्लियर। उनके सिंगर्स आके क्या कर रहे हैं, आप ही के फिल्म इंडस्ट्रीज में आपकी मूवी में गाना गा रहे हैं कि नहीं। कई सिंगर्स का नाम आप लोग ले सकते हो, एनी नेम, आतिफ असलम, वेरी गुड, जी हाँ, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये सॉफ्ट पावर है। यहाँ पे हम लोग कोई डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए, हम तो बस पिक्चर दिखा रहे हैं, लोग आपके देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रहा है। दूसरा फूड, फूड खाने से भी आप जुड़े हुए हो कि नहीं, इटालियन खाते हो, स्पेनिश खाते हो, चाइनीज खाते हो, हाँ खाते हैं कि नहीं। अच्छा एक बार बताओ, डोकलाम इशू हो गया या आपके गलवान घाटी का इशू हो गया, चाइनीज खाना छोड़ दिया, नहीं, तब क्यों नहीं नफरत हुई कि चाइना वालों ने हम में हमला किया, चलो बाइकआउट चाइनीज फूड, मेड इन चाइना का बाइकआउट किया, खाने को तो नहीं बाइकआउट कर दिया ना, उसमें भी माना कि उसमें इंडियन टच डाल दिया है, तो चाइना वाले उस फूड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन संबंध तो नहीं तोड़ा ना। टूरिज्म, हाँ डेलीगेशन भी आ सकता है, लेकिन डेलीगेशन इस पॉइंट पे वर्क करेगा ना, अगर डेलीगेट्स को भी भेजेंगे तो इस पॉइंट्स को वो लोग प्रमोट करते हैं। अब टूरिज्म है, कितने विदेशी लोग आपके यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं
और कितने ही लोग हर साल आपके देश से बाहर देश में घूमने के लिए जाते हैं। जब वो कोई हमारे देश में आएगा, वो हमारा कल्चर सीखेगा, हम किसी देश में जाएंगे, हम वहां का कल्चर सीखेंगे। तो क्या हो रहा है, ये कल्चर का तो दान प्रदान हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, दो देश के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, टूरिज्म का भी बहुत सारा होता है। एक तो होता है कि जनरली आप ऐसे घूमने फिरने के लिए चले गए, वेकेशन बनाने के लिए चले गए। इसके अलावा आप किसके लिए गए, एजुकेशन के लिए गए आप। हाँ, जो हेल्थ होता है वो मेडिकल टूरिज्म में हो जाता है, जिसमें इंडिया काफी आगे है। अपने आसपास जितनी भी गरीब कंट्रीज हैं, स्मॉलर कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनके लिए क्या है, इंडिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर द मेडिकल टूरिज्म। क्लियर। इससे क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कंट्री के पास कि इंडिया कैसी कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है। अभी वही इंडिया क्या करे, वॉर स्टार्ट कर दे, हो सकता है इंडिया वॉर में जीत जाए। ऑब्वियस ही बात है, अगर सिप्री की रिपोर्ट माने तो इंडिया जो टॉप 5 खर्चा करने वाली मिलिट्री में कंट्रीज है, उसमें इंडिया 3rd रैंक पर आती है। पहले नंबर पे यूएस आती है, उसके बाद चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया है। क्लियर। इसके अलावा यूके और रशिया है, इसमें ये टॉप 5 कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू द सिप्री। क्लियर। नाउ इन सब से क्या हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा रिलीजन, जैसे हिंदुज्म, इंडिया और नेपाल के बीच में अच्छा रिलेशन है क्योंकि वो भी हिंदू कंट्री है, हम लोग सेकुलर कंट्री है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदू टेम्पल्स है ना। अगर किसी को यहाँ पे घूमने आना हो, ठीक है, काशी विश्वनाथ आना हो, केदारनाथ जाना हो, 4 धाम के दर्शन करने हो, वो कहाँ हिंदू वाले आएंगे, यहाँ इंडिया आएंगे। क्लियर। अब आप अजमेर की दरगाह, पाकिस्तान वाले आते हैं यहाँ पे। हाँ, दिल्ली में निजामुद्दीन साहब की जो दरगाह है उसमें आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कल्चर से क्या हो रहा है कि दो कंट्री के बीच में अच्छा संबंध हो रहा है। बुद्धिज्म का ये क्या है, बर्थ प्लेस है। हाँ, बुद्धिज्म का ये बर्थ प्लेस है। और ये बुद्धा सर्किट के द्वारा हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 फायदा है। एक तो टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं इसको, जैसे ही कोई चीज टूरिस्ट स्पॉट बनेगा वहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और दूसरा, इसको आईआर की दृष्टि से भी देखिए, बाहर के कंट्री के लोग आएंगे, यहाँ पे घूमेंगे, अपने कल्चर को और फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे। तो क्या होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा। तो एक बार बताइए मुझे, कल को अगर सपोज कीजिए कि एक्स नाम की कंट्री है और वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, बुद्धा को मानती है, किसी भी कारणवश इंडिया से उसका क्या हो कि संबंध खराब हो जाए, ठीक है, और ये प्लान करे इंडिया पे अटैक करने के लिए, क्या यहाँ के पीपल इस बात को सपोर्ट करेंगे कि उड़ा दो देश को? क्योंकि अगर इंडिया को प्रॉब्लम आएगी तो उसके साथ जो इससे जुड़ा हुआ सेंटिमेंट है यहाँ के लोगों का, इस एक्स कंट्री का, वो भी क्या होगा, हर्ट करेगा ही। ऑब्वियस सी बात है, हर्ट करेगा, क्योंकि अगली बार उसको ये भी फियर लगेगा ना वहां के लोगों को कि अब नहीं जाने मिलेगा उस कंट्री में। इवन काफी सारे स्टूडेंट्स आके आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपके जेएनयू में, इन सब जैसे हाई जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनमें आके पढ़ते हैं। कई रिसर्च वर्क चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी देखा होगा कि कोविड के टाइम में इंडिया ने क्या किया था, वैक्सीन सप्लाई की थी कई कंट्रीज में, और खासकर जो अंडर डेवलप कंट्री है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है आपके एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इन सब कंट्रीज को, जहां दूसरी कंट्रीज क्या कर रही थी, डेवलप कंट्री इसको स्टॉक पाइल कर रही थी, यानी कि अपने लोगों के लिए क्या कर रही थी, इकट्ठी करके रख रही थी वैक्सीन। वहीं पे इंडिया ने क्या किया था, आगे बढ़ के दूसरी कंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया था। चाहे इंडिया चाहता तो सिर्फ अपने पड़ोसियों को सप्लाई करता, लेकिन इंडिया ने आगे बढ़ के दूसरी कंट्रीज को भी सप्लाई किया। तो ये सब क्या है, ये तो गुड गेस्चर शो करता है कि हम एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। वो क्या है, सॉफ्ट पावर है।
वही अगर किसी को आप ताकत के बल पे झुका दोगे, जो कि क्या कर रहा है रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ, इसको क्या बोलेंगे, हार्ड पावर। क्लियर? ऐसे भी मतलब समझिए, हार्ड यानी क्या, कोई कड़क होता है, और सॉफ्ट पावर क्या होता है, नरम होता है। तो नरम में क्या होता है, और प्यार से ही उसके साथ संबंध रखना चाहोगे। क्लियर? अब बात करते हैं एक और पावर में, द पावर ऑफ बैलेंस या द बैलेंस ऑफ पावर। यहां तक ये क्लियर है? अब जो नेक्स्ट टर्म इसके लिए जानना जरूरी होता है वो है बैलेंस ऑफ पावर। क्या है ये बैलेंस ऑफ पावर? पहले तो जानिए, जो बैलेंस ऑफ पावर है ये कोई परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर एक परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आज दो कंट्री के बीच में बैलेंस है तो कल को हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ये बैलेंस क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर? मैं इसका एग्जांपल 2-3 कंट्री से लूंगी। सपोज करो एक केस, एक ए नाम की कंट्री है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ए नाम की कंट्री जो कि क्या है, बहुत बड़ी और पावरफुल कंट्रीज है। उसके चारों तरफ क्या है, छोटी छोटी इस कंट्री है। ये बड़ी कंट्री है जो डेवलप कंट्री है, उसके पास मिलिट्री पावर भी है, इकोनॉमिकल पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है। क्लियर? ये बहुत डोमिनेंट है। नाउ अब ये कंट्री क्या करती है, मान लो कि इसने 100 असॉल्ट राइफल बनाई है, 100 असॉल्ट राइफल बनाई, तो ये क्या हो गई, इस एरिया की सबसे पावरफुल कंट्री हो गई। अब ये हार्ड पावर करके इन चारों कंट्री को झुका सकती है कि नहीं? आराम से झुका सकती है। लेकिन सपोज कीजिए ये चारों कंट्री इस कंट्री से डरती है और सोचती है कि एक काम करते हैं, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें ये बात करते हैं कि अगर ए ने हम लोग में से किसी पे भी अटैक किया तो हम लोग कलेक्टिवली उस पे क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। क्लियर? तो अब ये सब कंट्री मिलके ये लोग भी असॉल्ट राइफल तैयार करती हैं। ठीक है, मानो इसने 30 की, इसने 30 की, सॉरी ये ई है, इसने 30 की और इसने भी, ये गरीब कंट्री है, इसने 10 की। अब टोटल मिला के कितनी असॉल्ट राइफल हो गई, 30, 30, 90 और 10, 100 हो गई ना राइफल में। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर तुम्हारे पास 100 असॉल्ट राइफल है तो इन कंट्री के पास भी मिला के क्या है, 100 असॉल्ट राइफल है। क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया, फिर से बैलेंस हो गया। अब ये क्या सोचता है ये कंट्री कि अच्छा ऐसा है कि तो अब मैं एक काम करता हूं, 100 टैंक बनाता हूं। ठीक है, अब इसने जैसे ही 100 टैंक बनाया तो इन कंट्रीज में क्या हो गया, फिर ये आगे बढ़ गया, तराजू का ये पल्ला फिर क्या हो गया, भारी पड़ गया, मतलब ये तो नीचे जाएगा ना वैसे। तो फिर ये कंट्री क्या होती है, ये लोग फिर अपने साथ में आती है कलेक्टिवली और डेवलपमेंट करके ये लोग भी क्या बना देती हैं, 100 टैंक्स। फिर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नाउ इसी तरीके से 100 ये क्या कहते हैं फाइटर जेट बनाएगा, ये लोग भी वैसे ही डेवलप कर लेंगी कलेक्टिवली। क्लियर? इसी तरीके से करते करते जो लेटेस्ट वेपन तक है ये अगर डेवलप कर रहा है तो ये कंट्रीज भी क्या कर रही है, उसको डेवलप करती जा रही है। तो हर केस में क्या होता है कि पावर जो है वो बैलेंस हो रहा है। मैंने एक और क्लास में इसको इंट्रोडक्टरी क्लास में समझाया था। नाउ एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ए क्या करेगा, एक न्यूक्लियर
बम बना लेगा, चलो एक क्या 2 न्यूक्लियर बम बना लो, तुम अमीर कंट्री हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम 2 न्यूक्लियर बम बना लो, 2 न्यूक्लियर बम बना लिया। अब जैसे ही न्यूक्लियर बम हुआ तो उसका इफेक्ट आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी से जानते ही हैं, क्या कर सकता है ये। अब ये चारों कंट्री टेंशन में कि अब क्या किया जाए। नाउ फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक यूरेनियम लाएगा, एक प्लांट बनाएगा, एक उसका इनरिचमेंट करेगा, और साइंटिस्ट के दान प्रदान करके किसी भी तरीके से हम लोग ने भी, इन लोगों बेचारी गरीब कंट्रीज ने भी एक न्यूक्लियर बम डेवलप कर लिया। जैसे ही इन लोगों ने भी न्यूक्लियर बम डेवलप किया, यहां पे क्या हो गया, बैलेंस ऑफ टेरर, बैलेंस ऑफ टेरर रिजल्ट। अगर ए कंट्री किसी भी कंट्री पर हमला करेगी, उस केस में क्या होगा, ये छोटी छोटी कंट्री, ये चारों कंट्री मिलके इस पे अटैक कर सकती है। अब चाहे एक बम स्टॉक पाइल में रखे या 100 बम स्टॉक पाइल में रखे, क्योंकि अगर एक भी अटैक हो गया एक कंट्री पर तो उसका रिजल्ट हिरोशिमा और नागासाकी वाला ही होना है, या शायद उससे भी भयंकर होना है। क्लियर। अभी हिरोशिमा और नागासाकी में कौन सा यूज हुआ था, जो बम यूज हुआ था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन? फ्यूजन था। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिजन था या फ्यूजन था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यही पूछ रही हूँ, पहला वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला था। अगर कहीं गलती से फ्यूजन वाला हो जाता और हाइड्रोजन बम वाला हो जाता, उसका रिजल्ट अभी किसी को भी नहीं पता, लेकिन ज्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट है उसका, ज्यादा भयंकर इफेक्ट है उसका फ्यूजन का। फ्यूजन और फिजन में भी किसी को कंफ्यूजन है क्या कि फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है? यू फॉर यूनिटी। हाँ, वो तो मैंने बताया ही है साइंस क्लास में, तो यू फॉर यूनिटी ही होता है। मैं सर्च से बता देती हूँ, इस वर्ड्स को पकड़िए, यू है ना इसमें, यू फॉर यूनाइट। अगर एक बड़ा एटम टूटता है छोटे छोटे एटम्स में, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये फिजन वाली प्रोसेस हो गई। इज दैट क्लियर? एक बड़ा एटम टूट रहा है छोटे छोटे एटम में। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में ये क्या हो गई, फिजन, यानी कि ब्रेक डाउन। नाउ फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे मिलके क्या करते हैं, एक बड़ा एटम फॉर्म करता है। फ्यूजन होता है, मिलते हैं इसमें। क्लियर? हाँ, छोटा छोटा मिलके बड़ा वाला बना देते हैं, तो ये हो जाता है फ्यूजन में। जो आपका जो सन वर्क करता है वो किसमें क्या हो जा रहा है, फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन मिलके हीलियम फॉर्म करते हैं, इसी से क्या होता है, सन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो बीच में साइंस टेक आ गया, तो साइंस टेक को भी साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस ऑफ टेरर। आप जरा प्यार से समझेंगे इंडिया चाइना पाकिस्तान के संबंध को, और समझेंगे कि जो न्यूज़पेपर आपको डराता है या न्यूज़ चिल्ला चिल्ला के ये बताता है चाइना करेगा इंडिया पे हमला, पाकिस्तान करेगा इंडिया के साथ वॉर, तो इतना बेवकूफ कोई नहीं बैठा है, न चाइना बैठा है ना पाकिस्तान का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो थोड़ी बड़ी बर्बाद कंट्री है। उसका मुद्दा ही जिस देश का चुनाव ही इस बात पे जीता जाता हो कि इंडिया को कौन गवर्नमेंट ज्यादा बर्बाद कर सकती है, जो इतनी महान कंट्री हो। मैं इन पाकिस्तान के पीपल के बारे में नहीं कह रही हूँ, पर मैं गवर्नमेंट के बारे में कह रही हूँ। हम लोग अभी एक एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के पड़ोसियों के बारे में भी एक एक देश को देखेंगे कि इंडिया के साथ कैसा संबंध होता है। लेकिन जिस देश को उसकी मिलिट्री चलाती हो, जिस देश में रोटी कपड़ा और मकान मुद्दा ना होके इंडिया की बर्बादी यही उनका मुद्दा है, तो उस देश का कहना ही क्या है। जो इतनी महान कंट्री है जिसको डेवलपमेंट के लिए फुर्सत नहीं है, उनको 2 लिस्ट बनानी है, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। गुड टेररिस्ट जो हमारे जियोपॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने में मदद करे, और बैड टेररिस्ट जो हम ही पे अटैक करे।
सोचिए, टेररिज्म भी उनके में दो डेफिनेशन का है, गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। जब भी हम लोग टेररिस्ट के बारे में करंट में बात करेंगे ना। जी एक सेकेंड, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, उसके बाद इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ना। मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा जब इशू हुआ कि चाइना इतना एग्रेसिव हो चुका है कि वो इंडिया पर अटैक करेगा, उस इंडिया के खिलाफ वॉर करेगा और फिर से सिनो इंडिया वॉर होगी। इंडिया चाइना वॉर को सिनो इंडिया वॉर भी कहते हैं, ये साइनो इंडिया वॉर जिसको आप लोग कह सकते हो, क्लियर। तो ऐसा वॉर होगी जैसे 1962 में हुई थी। मैंने कहा अब इंडिया 1962 वाला नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर से ज्यादा यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ टेरर है। क्योंकि इंडिया भी क्या है, एक न्यूक्लियर कंट्री है। माना हमारी न्यूक्लियर का सीधे कहना है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे चलते हैं। हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे चलता है। लेकिन हम लोग ने क्या बोला था, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। जब हम लोग ने न्यूक्लियर पूरा पढ़ा था, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया का पूरा पढ़ा था, हम लोगों ने उस आईआर के क्लास में ये भी जाना था कि इसमें अगर केमिकल और बायोलॉजिकल भी अगर हम पे कोई अटैक होगा तो हम लोग उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकते हैं। क्लियर। नाउ इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो क्या आपको लगता है, आप कॉमन सेंस लगाइए, न्यूज की बातों में मत जाइए, आपको लगता है कि चाइना इंडिया पे अटैक करेगा? नहीं कर सकता। फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हो सकती है। और आजकल जो भी वॉर हो रही है वो ऐसे ही हो रही है साइबर अटैक के द्वारा। देखा होगा कि मुंबई ब्लैकआउट हो गया है, जिसके पीछे किसका हाथ था, चाइना का। क्लियर। रैमसनवेयर या फिर वायरस अटैक, इस तरह के अटैक हो रहे हैं, या फिर धीरे धीरे छुटमुट झगड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड कि टैंक लेके, एयरफोर्स लेके एकदम घुस जाए किसी देश के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब रशिया और यूक्रेन में क्यों है, क्योंकि यूक्रेन क्या है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है? नहीं है, रशिया है। और इसलिए यूएस इसके साथ डायरेक्ट वॉर में उतर भी नहीं रहा है। धीरे धीरे हम लोग इस बात को भी जानेंगे कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कैसे इन्वॉल्व हुई, कि ये कोल्ड वॉर क्या था। पावर्स में तो डिफरेंस है ना, जैसे हाँ चाइना जो है वो ग्रेट पावर्स में आता है, हाँ, और आपका जो इंडिया आता है वो मिडिल पावर में आता है। कहीं के डोमिनेंस तो चाइना का है ओवर द इंडिया। चाइना को अगर देखा जाए तो वो इकोनॉमिक मैटर में इंडिया से बहुत ऊपर है, इकोनॉमिक मैटर। अच्छा मुझे एक बार बताइए, मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आखिरकार नॉर्थ कोरिया ने जो डेवलपमेंट की, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, उसने आखिरकार यूएस जैसी बड़ी कंट्री को नेगोशिएशन टेबल पर बैठा दिया ना। इकोनॉमिक माइंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो। कौन? यूएस यूएस इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, लेकिन क्या लगता है कि इतनी छोटी सी कंट्री से बात करने के लिए इतनी पावरफुल कंट्री बैठेगा कभी टेबल पे आके? नहीं। न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर वेपन का जो है ना, ये बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट करता है। अगर आपने हमें बर्बाद करने की कोशिश की, हम बर्बाद होने से पहले आपको भी बर्बाद कर देंगे। और एक भी अगर अटैक कर दिया, मैंने क्या कहा था, मैंने इस कंट्री को बताया तुम अमीर हो तुम दो बनाओ, ये बेचारे गरीब हैं ये एक ही बनाएंगे। लेकिन अगर एक भी बम का अटैक हो गया तो हिरोशिमा नागासाकी वाला एपिसोड हो जाना है। इसलिए एक दूसरे से कंट्री डरती है इस बात को। क्लियर ना? आपका सवाल क्या था? हो गया आपका सवाल पूरा क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का, और इसी में जब एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ टेरर। लेकिन दोनों ही परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कल को ऐसी कोई बड़ी टेक्निक डेवलप हो जाए जिससे फिर क्या हो, ये बैलेंस एक कंट्री के तरफ शिफ्ट करने लगे। क्लियर? तो ये इसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने सोचा आप लोगों के आईआर क्लास में कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे एक साइड, और कुछ करंट इश्यू जो चल रहे हैं, जनवरी से उठा रहे हैं करंट इश्यू को, और उस पे बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
बैलेंस ऑफ पावर में मेथड्स तो अलग अलग हो सकता है। बैलेंस ऑफ पावर में मैटर्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको आईआर की दृष्टि में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इज मेकिंग 100 टैंक्स, हम्म तो जो स्मॉल कंट्रीज हैं टैंक्स के बदले कुछ और भी वेपन्स हाँ बना सकती हैं, बना सकती हैं, यस। यहाँ से जो मैंने कॉन्सेप्ट निकलता है कि B, C, D, E, इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट निकलता है। यहाँ पे ये जो B, C, D, E तो साथ में आई, इससे कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट निकलता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, जैसे आपका नाटो क्या था, नाटो का अगर प्रिंसिपल पे बात की जाए, अगर एक भी कंट्री पे अटैक होगा तो सारी कंट्री क्या हो जाएगी, यूनाइट करके हमला करेगी। जब यूएसएसआर था तो वॉर्सा पैक्ट था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ का एक ही मोटो है उनका, और भी मोटो है उनके, और भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक भी कंट्री पे अटैक हुआ तो क्या हो जाएगी, सारी कंट्री यूनाइट हो जाएंगी और यूनाइट होके क्या करेंगी, अटैक करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में जो टेरर ग्रुप था आपके तालिबान, तब क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था ना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस समय क्या हुआ था, ये तो हमला यूएस पे था, लेकिन सारी की सारी नाटो कंट्री क्या थी, यूनाइट होके अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ी। कई दिन वॉर चली उनकी, अभी तो रिसेंट ही 1-2 साल पहले वहां से हटी है ना यूएस, वहां तक तो वो वहीं पे था ही। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी का। इज दैट क्लियर? मैम बेसिकली सारी कंट्रीज जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट ही फर्स्ट काउंटर रखती है। तो आप इसको लिख लीजिए नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम है अभी, तो आप लोग भी उसी में लिख लीजिए नेशनल इंटरेस्ट क्या है। प्रायोरिटी ऑफ अ कंट्री, ये किसी भी देश की प्रायोरिटी है, इट इज अ प्रायोरिटी ऑफ अ कंट्री, फुल स्टॉप। फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति होती है, इज अ टूल, द फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो विदेश नीतियां होती हैं, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज अ टूल टू अचीव, टूल साधन है, टू अचीव इट, यानी कि अगर नेशनल इंटरेस्ट तुम्हें अचीव करना है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है, तो क्या है कि फॉरेन पॉलिसी इसका एक साधन है। आपकी विदेश नीति क्या है, इसका एक साधन है कि आप एक नेशनल इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। क्लियर? अब नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या होता है ये लिख लीजिए। यूएसए ने जो डिप्लॉय किया गया था अफगानिस्तान में, वो वापस क्यों चली गई? हाँ, इसको मैं पॉइंट लिखवाने के बाद लिखवा देती हूँ, ये बात भी बता देती हूँ आपको। नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या है, पहले है मैंने बात की थी प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्री। पहला इंटरेस्ट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्री, राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा। सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, जैसे आप राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करेंगे तो आपके नागरिक तो ऐसे इसमें सुरक्षित हो गए, लेकिन जो बाहर नागरिक फंसे हुए हैं उनकी भी तो रक्षा करनी है ना, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा, चाहे वो विदेशी में ही क्यों ना हो। क्लियर? चौथा इंटरेस्ट आप लिखो इसमें,
ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध, ट्रेड रिलेशन यानी कि व्यापारिक संबंध। 4 हो गए ना। 5वां आप लिख सकते हैं आप इसमें कल्चरल रिलेशन, क्योंकि कल्चरल टाई को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये कुछ इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बाकी सब पॉइंट पे बात हो गई, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, किसी भी चीज़ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है। आपके साथ कोई दूसरी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी को क्यों ट्रांसफर करेगी? क्या चाइना कभी भी आपको कोई टेक्नोलॉजी देगी? कभी नहीं देगी, क्योंकि उससे आपका कैसे है, फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं, अच्छे संबंध नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो कहना चाहिए सम काइंड ऑफ हॉस्टाइल रिलेशन है। क्लियर? लेकिन वही यूएस के साथ कैसा है भी हम लोगों का रिलेशन, सुधार हुआ है, देते ही है वो, आपको देते ही है ना। फॉरेन इक्विपमेंट आते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं, वहां से सामान आते हैं, आपके प्लेन्स आए हुए हैं, क्या है वो आपकी हेल्प कर रहा है। फ्रांस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रशिया से तो होता ही है, वो तो हमेशा ही से हेल्प कर रहा है। ठीक है, डिस्प्यूट भी हो जाता है। हाँ डिस्प्यूट होता है क्योंकि बहुत सारे फील्ड है ना। जैसे इंडिया चाइना हर रिलेशन में हॉस्टाइल नहीं है, ये मैंने पहले भी आईआर के क्लास में बात की थी कि इंडिया चाइना हर रिलेशन पे हॉस्टाइल नहीं है, जब मैंने एनवायरमेंट बता रही थी। एनवायरमेंट के रिलेशन में क्लाइमेटिक चेंज पे इंडिया और चाइना क्या है, साथ है। WTO में क्या है, और कुछ मैटर्स पे साथ भी है। वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ जब भी उठना होगा तो चाइना इंडिया के साथ है, लेकिन इन वही लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट पे आ जाओ, तुम्हारा इंडियन ओशन रीजन पे आ जाओ, एकदम अगेंस्ट है एक दूसरे के। क्लियर? प्रॉफिट हो वहाँ पे साथ है। हाँ, जहां इंटरेस्ट दिखे वहां साथ है, और जहां इंटरेस्ट मैच ना करे वहां पे क्या है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। क्लियर? यही पे वहां पे बात हुई थी कि हाँ अब मुझे एक बात बताइए कि मैं पॉइंट भूल गई हूँ। नेशनल इंटरेस्ट, कोई भी कंट्री किसी से संबंध बनाती है अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर। क्लियर? हमारा किस देश के साथ क्या नेशनल इंटरेस्ट है, कहाँ से हमें फायदा मिलेगा, किससे मैक्सिमम हम लोग फायदा निकाल सकते हैं, इसी पे डिपेंड करता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। अब आपका जो सवाल था कि अफगानिस्तान में इतनी लंबी वॉर करने के बाद वहां से क्यों हट गई, पहले तो ये जानिए कि अमेरिका के लिए बहुत अच्छे, क्लास 12 में पढ़ी है, वहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है। कार्टून में क्या बना हुआ आपको मालूम है? जहाँ तेल है वहाँ अमेरिका है। यूएस वहाँ हर जगह पर पहुँचता है जहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्स और खासकर तेल है, उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है उन कंट्री पर। क्लियर? उसको रिसोर्स से बड़ा प्यार है, वहां पे गया। लेकिन एक वॉर इतनी लंबे टाइम खींचने में सबसे पहले तो वहां के सिटीजन बोर हो जाएंगे, दूसरा उसका भी तो अपना पैसा लग रहा है ना। जिस पैसे को किसी देश पे खर्चा करे, वॉर पे खर्चा करे, वही पैसा क्या होता है, वो अपने डेवलपमेंट पे खर्चा कर सकता है, अपने लोगों पे खर्चा कर सकता है, और अच्छा पॉलिसी दिखा के वो क्या कर सकता है, वोट ले सकता है। क्योंकि हर साल 4 साल में अमेरिका में भी इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर। ऐसा भी माना जाता है कि मतलब सुना होगा, हाँ, जो यूएस की आर्मी डिप्लॉय की थी वहाँ पे, हाँ, तो वो जीत नहीं पाए तालिबान से, इसलिए उन्होंने वहाँ पे रहने का निर्णय लिया। ऐसा कुछ है? आप जितना किसको कहते हैं, ऐसे तो इंडिया टेररिज्म को खत्म ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप इंडिया को कहोगे कि टेररिज्म कल्चर मैच नहीं कर रहा था और आदमी को समझ नहीं आ रहा था। फाइट तो हुआ ही नहीं था ना, फाइट होके ओसामा बिन लादेन को मार के
वहाँ पे काफ़ी 21-22 साल वहाँ पे रहे, उसको अंडर कंट्रोल रखा, लेकिन बहुत लॉस मेकिंग हो रहा था। जितना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे उससे ज़्यादा उनका लॉस में जा रहा था। अफगानिस्तान के रिलेशन को तब ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग कोल्ड वॉर में जाएंगे। जब कोल्ड वॉर एरा में जाएंगे तब अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। और अफगानिस्तान के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ फेमस है कि उस ज़मीन पे कुछ ऐसा मिरेकल है जिसको कोई जीत नहीं सकता। अफगानिस्तान की भूमि को कोई आज तक जीत नहीं पाया है। इनफैक्ट आपके सिकंदर भी नहीं जीत पाया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी समझौता करके वहाँ के ट्राइब से निकलना पड़ा था, वो जीत नहीं पाया था उनको। तो अफगानिस्तान को पता नहीं कुछ वरदान है या कुछ है जो उसको जीतने की कोशिश करता है वो खुद ही बर्बाद हो जाता है, उसको कोई हरा नहीं पाया है। क्लियर? लेकिन अब ये तालिबान भी दूसरी तालिबान है, अभी उतना एग्रेसिव तालिबान नहीं है। या कहना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के ज़माने को वो भी समझ रहा है कि अगर आइसोलेट होके कोई जीना चाहता है तो कोई आइसोलेट होके जी नहीं सकता है। क्लियर? अब आईआर में दो बहुत फेमस चीज होते हैं कि एक ही जो फेमस चीज है जिस कॉन्सेप्ट पे आईआर वर्क कर रही है, देयर इज नाइदर अ परमानेंट फ्रेंड नॉट एन परमानेंट एनिमी। ना ही कोई आपका परमानेंट दोस्त है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। क्लियर? ना ही आपका कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। नाइदर अ परमानेंट फ्रेंड नॉर अ परमानेंट एनिमी। लेकिन सम आर द टाइम टेस्टेड फ्रेंड। कुछ क्या होते हैं? टाइम टेस्टेड फ्रेंड होते हैं। जैसे क्या है? इंडिया रशिया है, कुछ ऑल वेदर फ्रेंड है, चाइना पाकिस्तान है। ठीक है? जब बचाने में आ जाओ तो कूद जाता है चाइना। लेकिन आजकल चाइना भी माखीजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये भी जानेंगे टेररिस्ट को, जो कि मुंबई टेररिस्ट जो हम लोग का था 26/11 अटैक में रिस्पॉन्सिबल था, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन माखीजा। नाउ ये इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कुछ करंट के कॉन्सेप्ट पर, और जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी न्यूज़ जो स्नैपेट्स आते हैं आपके पेपर में, वो किस तरह से बड़ी न्यूज़ बनती है। सम आर द टाइम टेस्टेड फ्रेंड, यानी कि मुसीबत के समय साथ दिए हैं। जैसे मैंने बताया था रशिया इंडिया, ना वो तो ऑल वेदर। यूएस का फ्लीट आ रहा था। तो शुरुआत करते हैं कुछ टॉपिक की जो जनवरी फर्स्ट वीक में न्यूज में रहा। एक क्या चीज? हाँ, ऑफ कर दीजिए 1 मिनट के लिए, मैं टॉपिक लिख देती हूँ, उसके बाद आप ऑन कीजिएगा।